नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से एक बार। आज मैं थोड़ा आप लोगों को हल्का फुल्का 1935 का भारत शासन अधिनियम पे थोड़ा चर्चा करूँगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक एनालिसिस करेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रमुख बातें आई थी और उसके क्या परिणाम रहे, थोड़े से चर्चा करेंगे। जैसे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उससे क्या हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही 75 से 80% जो कहना चाहिए कि कानून हैं हमारे संविधान में लिए गए हैं। उस समय जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो तकरीबन 321 अनुच्छेद उसमें से लिए थे। 321 अनुच्छेद कितना, 321 आर्टिकल्स लिए गए थे। और जो अनुसूची थी, उस अनुसूची की संख्या वहाँ पे उस समय 10 अनुसूचियाँ थी उसमें, ठीक है, 10 अनुसूचियाँ थी। इस अनुच्छेद में क्या हुआ, एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 11 ठो ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। ये था ब्रिटिश प्रांत और 6 ठो चीफ कमिश्नर का जो एरिया था, उस कमिश्नर क्षेत्र को इसमें शामिल करने की बात आई। 6 चीफ कमिश्नर एरिया को शामिल किया जाएगा और इसको मिला करके इसमें ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर के अलावा जो देसी रियासत थे, उन देसी रियासतों को इसमें शामिल करने की बात आई थी, जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। तो ये दोनों के अलावा देसी रियासतों को, जो हमारे देसी रियासतें थीं, उनको एक स्वतंत्रता थी कि ये स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते थे। और ऐसा था कि वो स्वेच्छा से शामिल तो हो सकते थे, लेकिन उस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एक बात था, जो प्रांत था उसके लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। जैसे कि 11 ब्रिटिश प्रांत था उदाहरण के लिए, तो ये देसी रियासतों के लिए क्या थी, स्वेच्छा से वो चाहते तो अखिल भारतीय संघ में, है ना, ऑल इंडिया संघ को एसोसिएशन बोलते हैं ना, हाँ, तो अखिल भारतीय संघ में देसी रियासत जो थे वो स्वेच्छा से शामिल होते थे। और इसके अलावा जो प्रांत थे उनके लिए, ये प्रांतों के लिए इसमें शामिल होना क्या था, नेसेसरी था, अनिवार्य था। अब बात ये आती है इसके क्या परिणाम रहे, क्योंकि हमने क्या कहा, देसी रियासतों के लिए स्वैच्छिक है, प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य है। और 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र इसमें शामिल था। परिणाम ये रहा कि देसी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, क्योंकि देसी रियासतों के लिए हमने स्वैच्छिक का विकल्प दे दिया। तो जो ये देसी रियासतें थी ये शामिल नहीं हुई, है ना, ये शामिल होने से मना कर दी, हम नहीं शामिल होंगे आपके संघ में, अखिल भारतीय संघ में बोला। तो जो प्रस्तावित संघ की स्थापना था वो घोषणा नहीं हो पाया और घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। अर्थात प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र क्या जारी हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इसका विरोध कर दिया। अतः ये फाइनल मतलब स्वरूप में नहीं आ पाया। नहीं तो एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण बनाने की चर्चा 1935 में की गई थी। इसमें क्या होता है, प्रांत में जो द्वैध शासन व्यवस्था था उसको ख़त्म कर दिया गया। इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये द्वैध शासन व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब ख़त्म कर दिया, तो 1935 में ख़त्म कर दिया। और प्रांत में ख़त्म करके कहाँ लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। देखिए समझिए इस बात को, प्रांतों में ख़त्म किया और कहाँ लागू किया, तो केंद्र में लागू कर दिया। विधायी शक्तियां जो था उसको केंद्र और प्रांतों में विभाजित करने की बात आई। एक बना संघ सूची, एक बना राज्य सूची, एक बना समवर्ती सूची। संघ सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, जितने आर्मी वाले मैटर था, फॉरेन, मुद्रा, इस टाइप की चीज़ें, ये सब संघ सूची में आते थे। इवन जनगणना भी आता था। प्रांत सूची में पुलिस, शिक्षा और लोक सेवा आता था। पुलिस और एजुकेशन वाला प्रांत का मैटर है, जानते हो। समवर्ती में दंड विधि प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया या विवाह इत्यादि आता था। इन तीनों के अलावा एक था अवशिष्ट शक्तियाँ, वो किसको मिला था, तो वायसराय को। तो आप याद रखेंगे इसमें 3 प्रमुख सूची था, एक संघ सूची पहला, दूसरा राज्य सूची
या प्रांत सूची, तीसरा समवर्ती सूची। और इन तीनों के अलावा जो था वो वायसराय को अधिकार मिला था, उसको क्या बोलते हैं भाई, अभी बोला हूँ मैं, अवशिष्ट बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। वो किसको मिला था, भारत के वायसराय को मिला था। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय बनाने की बात की गई। संघ को कंट्रोल करने के लिए एक संघीय न्यायालय बनाने की बात की, जिसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होगा, तो सारे प्रांतों में, सारे देशी रियासतों में, सारे रियासतों में ये प्रांत जो है रहेगा, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो अन्य न्यायाधीश उनकी सहायता करने के लिए होंगे। ये बात सामने आई। लेकिन इसमें एक अंग्रेजों ने दिमाग क्या लगा दिया कि कोई नियम कायदा अगर उनके खिलाफ बना हुआ है तो न्यायालय की अंतिम शक्ति का अधिकार दिया प्रीवी काउंसिल को। प्रीवी काउंसिल कहाँ था, तो प्रीवी काउंसिल लंदन में था, और वही क्या कर सकता था, संघ के जितने भी नियम कायदे बनते थे संघीय न्यायालय में उस समय, तो न्याय संबंधी सारे अधिकार को लंदन के प्रीवी काउंसिल में भेज दिया। इससे एक बात तो समझ आ गया कि न्याय भी आपको उनके लंदन से मिलेगा। अगर किसी विषय पे मान लो कहीं नरसंहार हो गया, उदाहरण के लिए मान लो 1919 टाइप का कोई बड़ा सा नरसंहार हो गया, जलियांवाला बाग टाइप का, अब आप उसमें न्याय की उम्मीद रखोगे तो इसमें फाइनल बात कौन कहेगा, तो प्रीवी काउंसिल कहेगा। कहाँ बैठा है बेटा प्री काउंसिल, तो प्री काउंसिल बेटा बैठा है लंदन में। अब वो वहाँ से अप्रोच करेगा कि नहीं नरसंहार सही हुआ। समझ रहे हो उदाहरण को, है ना। एक उदाहरण था 1919 का ये चीज़, आप उसको किसी भी जगह से रिलेट कर लेना, किसी भी दंगा से, किसी भी भारतीयों के साथ में जो गलत हुआ उससे, किसी भी चीज़ से। एक बात और आया, हमने संघीय न्यायालय की बात की तो एक बात और के सामने आया कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता हमने देख लिया। भाई कंट्रोल वहाँ से हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो किससे जुड़ा है, तो ब्रिटेन की संसद के सर्वोच्चता से। हमने क्या देखा इसमें, क्या क्या बातें सामने आई 1935 के अधिनियम में। कुछ प्रमुख बातों पे मैं एनालिसिस आपका कराऊंगा। एक तो बोला भैया संघीय न्यायालय बना दो, संघीय कोर्ट या संघीय न्यायालय, है ना। लेकिन ये कहाँ से होगा, तो ये प्रीवी काउंसिल से होगा, प्रीवी काउंसिल से कंट्रोल होगा। एक क्या है, ब्रिटेन की सर्वोच्च, ब्रिटेन की जो संसद थी ना, ब्रिटिश संसद, तो इन्होंने क्या किया, इनकी सर्वोच्चता को कायम रखा। अर्थात मान लीजिए भारत में कोई कानून बना, समझ लेते हैं चीज़ को, किसी विधि में अगर उस कानून में या उस विधि में परिवर्तन करना है, परिवर्तन का अधिकार केवल ब्रिटेन की संसद को था, ना कि भारत के, न कि प्रांतों के, ना कि यहाँ के व्यवस्थापिकाओं को, किसी को अधिकार नहीं था। ठीक है, ये प्रांत के विधानमंडल और जो संघीय जो न्यायालय है या संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको इतना अधिकार नहीं था कि उसमें परिवर्तन कर सके। वो कहाँ से परिवर्तन होगा, तो ब्रिटेन की संसद से ही आखिरी मुहर लगेगा, है ना। अब जैसे मैं बोला, आपको बताया अभी जस्ट, केंद्र में द्वैध शासन, याद रखना जो द्वैध शासन था वो 1935 में ये अब कहाँ लग गया, सेंट्रल पे या केंद्र पे लागू हुआ, और राज्य पे ख़त्म कर दिया, राज्य पे ख़त्म कर दिया। ये इम्पोर्टेंट बात हुई थी। ब्रिटेन की संसद को इतना अधिकार दिया तो सर्वोच्चता हो गया, है ना। इन्होंने एक दिमाग क्या लगाया, 1935 जो है थोड़ा आज़ादी के आसपास आ चुका था देश जो है, और थोड़ा सा लोगों के मन में विश्व युद्ध हो इत्यादि के चलिए भय भी हो गया था उस टाइम पे। इन्होंने यहाँ पे क्या कि भारतीयों को एकता को तोड़ने के लिए ना, जो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, कम्युनल इलेक्शन, सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या एक्सपांसन कर दिया, विस्तार कर दिया। जैसे 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था, इन्होंने क्या किया, केवल मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए हमसे हिंदुओं से अलग कर दिया। ठीक है, उनके भावना में जगा दी कि अब भारतीय नहीं हो, आपको अपने लिए काम करना है। जबकि ये सिर्फ ये भी समझ गए थे कि अंग्रेज उनके साथ में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे अंग्रेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1935 में भी सेम यही चीज़ हुआ। इसमें निर्वाचन जो था उसको क्या किया, एक्सपांड कर दिया। किस किस वर्ग में किया, तो दलितों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। मजदूर जो थे, मजदूर वर्ग को भी यहाँ पे पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया।
जो महिलाएं थी यहाँ पे महिलाओं को पहली बार पृथक निर्वाचन का, बोले भाई तुम महिला हो तुम्हारे लिए स्पेशल सीट। तो ये 3 प्रमुख जगह पे विस्तार किया, दलितों से, मजदूरों से और महिलाओं से, जबकि मुसलमानों से तो 1909 में हो चुका था। तो ये इनका राजनीति था। ये क्या करते, ये चाहते थे कि तोड़ें कैसे, कैसे भारतीयों की एकता को ख़त्म करें। अब बोलोगे सर इसमें और क्या इम्पोर्टेंट बात रहा होगा। इसमें 2 और, वैसे तो इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन मैं एक एनालिसिस क्लास आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने नियम कायदे लाया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा था कि जो आज भी चल रहे हैं, जैसे महिलाओं के लिए अलग से लेडीज़ सीट निकलता है, दलितों के लिए अभी भी लेडीज़ सीट। मतलब हमने क्या किया, 75% नियम तो इसी से उठा लिया जब हमारा संविधान का निर्माण किए। एक इम्पॉर्टेंट बात आई कि इसमें आरबीआई की स्थापना हुआ बेटा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसमें हुआ इस अधिनियम के तहत। और इसमें जो भारत परिषद था, भारत परिषद, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारी बेसिक बातें थी इसमें, ठीक है। एक ज़बरदस्त और बात मैं इसमें डालूंगा, आपको दिमाग दौड़ाना है बेटा। इसमें था प्रियम्बल का अभाव था। मतलब इस अधिनियम में जब ये आया तो प्रस्तावना नहीं था, जो कि वर्तमान में हमारे संविधान में देखने को मिलता है ना। हम बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार न्याय वे सब जो अपन बोलते हैं ना, मैं बताऊंगा प्रस्तावना पे। ये चीज़ें उसमें नहीं थी। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना किसी भी राष्ट्र का या किसी भी संविधान का पथ प्रदर्शक होता है। प्रस्तावना से आप किसी संशय को दूर कर सकते हैं। अर्थात प्रस्तावना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सार तत्वों को उसमें शामिल कर देता है। तो ये प्रमुख बातें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगर आपको 1935 का ये भारत शासन अधिनियम, ये जो एनालिसिस है मेरा कि इसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, संघ सूची, है ना, ब्रिटिश प्रांत को ऑल इंडिया एसोसिएशन में शामिल करना, देशी रियासतों को स्वेच्छा थी कि वो चाहे तो शामिल हों, प्रांतों का अनिवार्य था कि वो इसमें मिलें। फिर ये सारी बातें, भारत परिषद को ख़त्म कर दिया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, द्वैध शासन को 1935 में केंद्र में लगाया, राज्य में ख़त्म किया, आरबीआई की स्थापना हुआ, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। फिर यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया, किसमें दलित, मजदूर, महिलाओं पे, मुसलमानों पे 1909 में। प्रियम्बल नहीं था। ये सारी चीज़ों को अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, समझिए बात को, दिमाग को खोल के सोचिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, अगर आपको ये टीचिंग टेक्निक एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, वहाँ से माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ठीक जब उसको ओपन करेंगे तो सेंटर में बीच में एक ऑप्शन आएगा स्टोर का। वहाँ से आपको छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का एक तो अलग से सब्जेक्ट का कोर्स है, आप उसको परचेस कर लें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब ये क्लास आपको इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा, ये तो उसका 10% नहीं है, उसमें मैं अपने साम दाम दंड भेंट सब लगा दिया हूँ। आपको वो डाटा मिलेगा जो आज तक के पूरे पेपर में आया है और आज तक के पूरे रिकॉर्ड में उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। वो ऐसा सेटअप तैयार किया हूँ, ऐसा डेटा कलेक्शन करके क्लास ले रहा हूँ। तो आप क्या करो, अगर वाकई में इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, या केवल इसी की बात ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ पीएससी को मात्र 6,999 रुपये में अगर एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हो, साल भर का कोर्स 6 महीने में ख़त्म करा दूंगा, 6 महीने और रगड़ के रिवीजन कराऊंगा ताकि आगामी आपका रिवीजन हो जाए। तो कोर्स वहाँ से आपका रिकॉर्डेड रहेगा। इसलिए रिकॉर्डेड रहेगा, मान लो आप एक वर्किंग हो या आपके पास कम समय है या आप किसी टाइम पे बिजी हो गए जब मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, सारे क्लासेस। जब आपको समय मिला, जब टाइम मिला, तब आप क्या करो, उस क्लास को देख लो, है ना। तब आप उस क्लास को स्टडी कर लो। कहाँ पे स्टडी करोगे, कैसे स्टडी करोगे, कैसे देखोगे, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल निकालो, एप्लीकेशन निकालो, जो कोर्स परचेस किए हो, जिस सब्जेक्ट में पढ़ना है, जैसे संविधान पढ़ना है, संविधान में घुसे, फट से देखे, अनलिमिटेड बार देखो, कोई बंधन नहीं है, है ना।
इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास की व्यवस्था कर दी हूँ। उस एप्लीकेशन में हर चीज़ एकदम लाइव आपको रिकॉर्ड मिलेगा, है ना? इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स, व्यापम, एसआई, एडीओ, एबीओ, टीचर सब एग्ज़ाम सॉल्व होगा, है ना? और अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप क्या करो, 9575204321 आप इस मोबाइल नंबर पे 4321 है लास्ट में 1 है ये, इसमें आप क्या करो, एक व्हाट्सअप छोड़ दो अपना, आपको पूरा जानकारी उसमें मिल जाएगा कि ऐप का लिंक कैसे ज्वाइन करोगे, फ़ीस कितना फ़ीस है, सब तो मैं बता चुका हूँ। चाहो तो व्यापम का ले सकते हो, अगर आपका बजट छोटा है तो आप सिर्फ 4999 में 1 साल का फुल लेंथ व्यापम कोर्स ले सकते हो। और आप यकीन मानो, जिस तरीके से जिस रेंज में मैं पढ़ाता हूँ, जितना एनर्जी लगाता हूँ, इससे कम से कम 200 गुना ज़्यादा एनर्जी उसमें दूंगा मैं, क्योंकि वो पेड कोर्स है, फ्री वाला नहीं है, है ना? इंसान जब किसी चीज़ का मूल्य चुकाता है तो उसको उसका महत्व समझ आता है, और जब कोई पर्सन उससे उसका मूल्य ग्रहण करता है तब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना 100% एफर्ट दे दे। इसीलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी था, ये एनालिसिस क्लास को, ठीक है? किसी भी जानकारी के लिए आप 9575204321 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको और डीप में क्लास मिलेगा, ना केवल संविधान का, हर विषय का, ठीक है? धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।